Good morning everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I am BTech from IIT BHU and this is your YouTube channel Physics by Ashutosh sir. The easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT JEE, NEET and for 11th and 12th as well. So कैसे हो सब लोग? I hope you all are doing well. तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 6. पेन और पेपर उठा लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए. आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की. एक्चुअली एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि जनरली आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डेराइव कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म. सो व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, डिटेल में चर्चा करते हैं. So, as you can see here, this is the expression of electrostatic force in a vector form. Terms quickly मैं brief कर देता हूँ. डिटेल के लिए थ्योरी की फाइल को आप एक्सेस करें. वेक्टर एफ इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म. यही अपने को डेराइव करना है. Q1 Q2 दोनों पार्टिकल्स के चार्जेस हैं. वेक्टर आर इट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ वन चार्ज विद रेस्पेक्ट टू अदर चार्ज. And what is R? It is magnitude of this position vector. Or R is, you can simply say, it is separation between the two charges. ध्यान से समझें टर्म्स को. पहले टर्म समझते हैं. सपोज अपने पास ये दो चार्जेस हैं Q1 and Q2. क्लियर बात? And this is the position vector. This is the position vector of this charge with respect to this charge. और इसी पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड यहां आपको आर दिख रहा है. क्लियर टर्म्स. डेरिवेशन पे आते हैं. क्लियर. तो इस फॉर्मूले के डेरिवेशन के लिए वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर. मैं प्रॉपरली डिक्टेट करा रहा हूं, आप लोग लिखते जाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए डेरिवेशन में एग्जामिनर एक एक स्टेप चेक करता है. जैसे मान लीजिए डेरिवेशन में 10 स्टेप हैं, आपने बीच में 4 स्टेप उड़ा दिए तो एग्जामिनर भी 4 नंबर उड़ा देगा. इसलिए डेरिवेशन में वी नीड ऑल द स्टेप्स प्रॉपरली. तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग नोट करते जाएं. क्लियर बात. तो हम लोग 11th में लास्ट ईयर वेक्टर्स में चर्चा कर चुके हैं डिटेल. हाउ अ यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड. यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ट्राई टू रिकॉल द थिंग्स. क्लियर बात. यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे वी विल गेट अ यूनिट वेक्टर. वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर. ऐसे भी लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को. वेक्टर कैन बी रिटन एज वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर के डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर. ध्यान से समझें. आपको अगर किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड देखें और उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर देखें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. यू विल गेट दैट क्वांटिटी इन वेक्टर फॉर्म. दिस इज द अप्रोच. अप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से सुनना है. जैसे सपोज यू वांट टू एक्सप्रेस फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, तो फोर्स को आपको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड देखें और फोर्स की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर देख लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. यू विल गेट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म. क्लियर बात. तो लिखें, थोड़ा सा लिखा रहा हूं, ठीक है. प्रॉपरली नोट्स बनाते रहें. फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म इज डिफाइंड एज, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म इज डिफाइंड एज क्या? फोर्स वेक्टर फॉर्म में होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू फोर्स की डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर. राइट. व्हाट इज एन कैप हियर? तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मान लें इक्वेशन नंबर 1 है. टर्म समझे ध्यान से. दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म. दिस इज व्हाट वी हैव टू डिटरमिन. क्लियर बात. व्हाट इज एफ? तो एफ इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड है. व्हाट इज एन कैप? इट्स अ यूनिट वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्लियर बात. ध्यान समझे टर्म्स को. एफ जो है इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. व्हाट इज एन कैप? It's a unit vector. It is a unit vector along the direction of force. Along direction of force. यहां तक की पिक्चर क्लियर है. अब सिंपल से टर्म्स हैं. फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, दोनों को निकाल लीजिए, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म.
क्लियर बात? तो जल्दी बोल, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इन चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड, कूलम्ब्स लॉ घुमा दे, पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, किसी को कोई शक नहीं, क्लियर बात? एफ का मैग्नीट्यूड 1/4 Q1 Q2/r²। तो एफ की वैल्यू आ गई। मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड है, यहां तक क्लियर है। अब सारी कहानी आके यूनिट वेक्टर पे अटक गई है। अगर हम कैसे भी करके यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ध्यान से समझें, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या मैं बोल सकता हूं कि यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इट इज सेम एज यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत ध्यान से समझें इसको। क्या मैं बोल सकता हूं यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वही होगा जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर होगा। थोड़ा सा सोचें, सोच के देख। When two vectors are said to be equal, जब उनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे और जब उनके डायरेक्शन भी सेम होंगे। तो अगर मैं बोलता हूं यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसमें एक चीज अंडरस्टूड है। कौन सी चीज? दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। अरे यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। तो ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? सेम, दैट इज 1। ध्यान समझे एक पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर इट इज ऑलवेज 1। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो दोनों वेक्टर्स मैंने लिखे हैं इनके मैग्नीट्यूड बराबर हो गए, एज बोथ ऑफ देम आर यूनिट वेक्टर्स। अब अगर इन दोनों के डायरेक्शन भी सेम होते हैं तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं यस बोथ द यूनिट वेक्टर्स मस्ट बी इक्वल वेक्टर्स। तो सवाल ये आता है कि डायरेक्शन को हम कैसे देखेंगे? ध्यान देना, डायरेक्शन समझने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट्स से बोथ द चार्जेस आर लाइक, बोथ द चार्जेस आर लेट्स से पॉजिटिव। क्लियर बात? तो क्या मैं बोल सकता हूं जिस डायरेक्शन में ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ध्यान समझें, जिस डायरेक्शन में ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, अरे उसी डायरेक्शन में तो इस चार्ज के रेस्पेक्ट में इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर है। नहीं चमका, वंस मोर, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, उसी डायरेक्शन में इस चार्ज के रेस्पेक्ट में इस चार्ज का तो भाई साहब पोजीशन वेक्टर है। तो यहां से हमने कंक्लूड कर लिया कि जिस डायरेक्शन में ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में इस चार्ज के रेस्पेक्ट में चार्ज का पोजीशन वेक्टर है। तो जो यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर हो गए, उनके डायरेक्शन भी सेम हो गए, इसलिए हम बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इट इज सेम एज यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। आई होप कंसेप्ट इज क्वाइट क्लियर। डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए हम बोल सकते हैं हेंस unit vector along the direction of force is same as unit vector along the direction of position vector. डिक्टेट भी कर रहा हूं, आप लोग प्रॉपरली लिखें। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द यूनिट वेक्टर्स इज सेम, दैट इज 1, and direction of force exerted by one charge on the other charge is same as the direction of position vector of one charge with respect to other charge, and hence unit vector along the direction of force vector it is same as unit vector along the direction of position vector। इसको प्रॉपरली अच्छे से लिख रहे हैं, क्लियर बात? वैसे डिटेल थ्योरी के लिए आप लोग थ्योरी की फाइल को एक्सेस करें, उसमें अच्छे से प्रॉपरली आपको मिल जाएगा, क्लियर बात? तो अब सिंस हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि फोर्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर वही होगा जो कि पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। अब सवाल ये आता है कि हाउ टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। इट्स क्वाइट सिंपल। यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग
दिस फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला आज का, यूनिट वेक्टर हम क्या पढ़ते हैं, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, वी विल गेट अ यूनिट वेक्टर। तो अगर हमें पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखना है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेम वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर आर, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, आर। तो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और यही तो हो जाएगा यूनिट वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, राइट। तो हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इट इज सेम एज यूनिट वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर विच इज मान लें दिस इज इक्वेशन नंबर, क्लियर बात। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इक्वेशन नंबर 2 ये थी, सपोज ये इक्वेशन नंबर 3 है, क्लियर बात। अब अपने को क्या करना है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है, इन दोनों को उठाना है और सिंपली 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 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। पुटिंग एफ एंड एन कैप कहां पे, इन इक्वेशन नंबर 1। एफ का जो मैग्नीट्यूड है, एन कैप का जो मैग्नीट्यूड है, यहां से उठाएंगे और इनको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सिंपल। तो फोर्स आएगा इन वेक्टर फॉर्म, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया 1/4 सन नॉट Q1 Q2 R²। ये मैंने फोर्स का यहाँ पे मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट कर दिया है, बचा यूनिट वेक्टर विच इज वेक्टर R अपॉन R। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली दिस इज अवर रिजल्ट, दिस इज द एक्सप्रेशन विच इज कॉल्ड एज Coulomb's law in वेक्टर फॉर्म और एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर बात। नाउ रिगार्डिंग दिस डेरिवेशन एक छोटा सा पॉइंट अपने को याद रखना है। पॉइंट ये याद रखना है कि अगर तो दोनों चार्जेस लाइक हैं तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का एक्सप्रेशन हम इस फॉर्म में डेफिनेटली घुमा सकते हैं। बट अगर चार्जेस अनलाइक हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, तो बस एक छोटा सा यहां पे नेगेटिव साइन आ जाता है। ध्यान से सुने मेरी बात, नोट में पॉइंट अपने को ये ध्यान रखना है, दिस इज द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर कि इफ चार्जेस आर लाइक तब तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म ये घुमा सकते हैं। बट इफ चार्जेस आर अनलाइक, अगर चार्जेस अनलाइक हैं तो बस यहां पे एक छोटा सा नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, थोड़ा सा वीडियो पॉज करें और सोचें, समझें बात को, ऐसा क्यों है। एक्चुअली में क्या होता है, जब चार्जेस लाइक हैं तो एक्सप्रेशन फोर्स का ये है। इसका आसान भाषा में मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है उस डायरेक्शन में फोर्स है। ध्यान समझे मेरी बात। जैसे मान लो ये भी चार्ज पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो जिस डायरेक्शन में ये इस पे फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर भी है। ये मतलब है एक्चुअली अगर चार्जेस लाइक हैं तो फोर्स का एक्सप्रेशन ये रहेगा। हाँ, अगर चार्जेस अनलाइक हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं, फोर्स की डायरेक्शन एंड पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगी। ध्यान से समझे मेरी बात। जैसे मान लो मैंने बोला एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, अनलाइक चार्जेस हैं। इस केस में क्या मैं बोल सकता हूं, फोर्स की डायरेक्शन एंड पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स होगी। एक्चुअली में ये डिनोट कर रहा है ये नेगेटिव साइन। थोड़ी थोड़ी फील आई और आएगी, ध्यान समझें। ये चार्ज इस चार्ज को अब अट्रैक्ट करेगा, अब फोर्स इधर लगाएगा, अब फोर्स इधर लगा रहा है, लेकिन इस चार्ज के रेस्पेक्ट में इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर तो अभी भी इधर है। ध्यान समझें दोनों में डिफरेंस क्या है। जब लाइक चार्जेस थे तो ये इस चार्ज पे जिधर फोर्स लगा रहा था उसी डायरेक्शन में इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर भी था, तभी तो यहां पे भी पॉजिटिव और यहां पे भी पॉजिटिव है। दैट इज दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही चार्जेस अनलाइक हुए अब यहां पे माइनस आएगा। माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स exerted by this charge on this charge
It is exactly opposite to the direction of position vector of this charge with respect to this charge. वैसे तो इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो देख लें प्रूफ. क्लियर? आए समझें. प्रूफ एग्जैक्टली सिमिलर है एज इन द प्रीवियस केस. एक स्मॉल डिफरेंस आएगा. हम लोग अभी भी चर्चा कर चुके हैं वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर. तो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू फोर्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर. अच्छा, फोर्स का मैग्नीट्यूड अपने को पता ही है. फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट्स 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर. सवाल आता है व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. बस यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस केस, और वो चेंज ये रहा तुम्हारे सामने. इस बार क्या मैं बोलूंगा, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अ नेगेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर. थोड़ा सा ध्यान देना. मान लीजिए आपके पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जिनके डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो उन वेक्टर्स में क्या रिलेशन होगा. बैठना नहीं है भाई साहब, बोलना है. यस, वेरी गुड. अगर दो ऐसे वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन होगा कि एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव होगा. डिटेल में एलैबोरेट करके समझाता हूं, ध्यान देना. जैसे मान लो एक वेक्टर मेरे पास ए है, दूसरा माइनस ए. इन दोनों वेक्टर्स में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है. सिमिलरिटी ये रही कि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हैं. अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 है तो इसका भी 10 है, -10 नहीं होगा. ये सिमिलरिटी हो गई. डिफरेंस क्या है, दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट, एग्जैक्टली रिवर्स्ड है. ये जो दो वेक्टर्स हैं इनके मैग्नीट्यूड सेम, इनके डायरेक्शन अपोजिट. अब चमका कि नहीं, अरे हाँ ना तो बोल. वेरी गुड. दो ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम, जिनके डायरेक्शन अपोजिट, उनमें क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन होगा कि एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव है, एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव है. हमेशा ध्यान रखें, ये प्रॉपर्टी कई बार यूज होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा, फील्ड नेसेसिटी पढ़ाऊंगा, उसमें भी कई बार यूज होगा. ध्यान रखें कि जब भी दो ऐसे वेक्टर्स आपके पास मिलेंगे जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, जिनके डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो रिलेशन क्या होगा उनमें, एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव होगा. इस कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई करके बताता हूं. दो यूनिट वेक्टर्स हैं, वन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अदर वन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर. दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं लेकिन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं. ध्यान दें, magnitude of unit vector along the direction of force, it is same as magnitude of unit vector along the direction of unit vector. ना, unit vector की यही तो प्रॉपर्टी है. किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1. तो मैग्नीट्यूड तो बराबर है 1 ईच. डायरेक्शन यहां पे अपोजिट है. क्यों अपोजिट है, समझ में आ गई होगी सबको. क्योंकि अब चार्जेस अनलाइक हैं. ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स इधर लगा रहा है. लुक एट द डायरेक्शन. इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर तो भाई साहब इधर ही है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर, बट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ. तो हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर. अब पिक्चर आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि यूनिट वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड यूनिट वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो गए, दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट हो गए. इसलिए हम बोल सकते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव होगा. एंड देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नेगेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर. ये एक एसेंशियल डिफरेंस है इन बिटवीन फर्स्ट केस एंड सेकंड केस. इन द प्रीवियस केस क्या था, ये दोनों बराबर थे. क्यों थे, क्योंकि वहां पे लाइक चार्जेस थे. जिस डायरेक्शन में ये इस पर फोर्स लगा रहा था उसी डायरेक्शन में तो इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर भी था. इसलिए उस केस में दोनों यूनिट वेक्टर बराबर थे. यहां पे बराबर हैं लेकिन सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव होगा. इतनी बात क्लियर. आगे बढ़ते हैं. यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नेगेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर. और पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर होता है भाई साहब
वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मान लें इक्वेशन नंबर 3 है, फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है, फोर्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लिया है, इन दोनों की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना हो गया प्रूव। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एफ एंड यूनिट वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन इक्वेशन नंबर 1। एफ की वैल्यू, एन कैप की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। सो दिस इज 1/4/ε0। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, यहां से यूनिट वेक्टर क्या है, यहां से कंक्लूड होता है हैंस दिस इज फाइनली expression of Coulomb's law in vector form for two unlike charges। क्लियर बात। ऑल्दो डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी अपने को एग्जाम में डेरिवेशन करने को पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस एक्सप्रेशन का अपने को डेरिवेशन करना है। हाँ, अगर अनलाइक चार्जेस के लिए बोलता है देन यू कैन फॉलो दिस डेरिवेशन। बाकी अपने को इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है कि अगर तो चार्जेस लाइक हैं तो फोर्स का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, अगर चार्जेस अनलाइक हैं तो बस प्लस कीजिएगा या माइनस हो जाएगा। और माइनस साइन क्या डिनोट करेगा, माइनस साइन ये बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर दे आर एग्जैक्टली अपोजिट। क्लियर बात, वेरी गुड। तो अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन द चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो फंडामेंटल डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है, जो एलिमेंट्री डिफरेंस है इन बिटवीन न्यूटन्स लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। वो क्या है, तो वो है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन टू मासेस होता है इट इज फेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम प्रेजेंट इन बिटवीन द मासेस, व्हाइल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन टू चार्जेस होता है इट डज डिपेंड अपॉन द मीडियम प्रेजेंट इन बिटवीन द चार्जेस। So how this electrostatic force exactly depends upon the medium present in between the charges? This is what we are going to discuss here. Clear बात? ध्यान से सुनना मेरी बात। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं दो मासेस के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है डिपेंड नहीं करता है मासेस को आप किस मीडियम में रख रहे हैं। एयर में रखते हैं, वैक्यूम में रखते हैं, वाटर में रखते हैं, ऑयल में रखते हैं, ग्लास में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, उन सारे सिचुएशंस में ग्रेविटेशन फोर्स सेम रहता है। बट अनलाइक दिस ग्रेविटेशन फोर्स, चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डिपेंड करेगा कि आप चार्जेस को किस मीडियम में प्लेस कर रहे हैं। मतलब अगर हम चार्जेस को एक मीडियम से दूसरी मीडियम में शिफ्ट करते हैं तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, ध्यान से सुने बात। जैसे मान लें अगर चार्जेस एयर या वैक्यूम में बैठे हैं, इनिशियली चार्जेस या तो एयर में हैं या फिर राइट अगर चार्जेस Q1 Q2 हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, या तो एयर में है या फिर वैक्यूम में, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, मैंने F0 पकड़ लिया है, इट्स 1/4/ε0। दिस लेटर इज कॉल्ड एज ε0। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम 8.86 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर, चर्चा हो चुकी है इन डिटेल। अब मान लीजिए नेक्स्ट केस में if the same charges they are now kept in some medium other than this air or vacuum, किसी डिफरेंट मीडियम में रख देते हैं जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है। लुक एट द लेटर, दिस इज एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज एप्सिलॉन। क्लियर बात। तो अगर हमने चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो अब इन चार्जेस पे इस मीडियम में लगने वाला फोर्स ये हो जाएगा, कितना, इट्स 1/4/ε Q1 Q2 R square। What is R? Separation between the charges. Look at these two expressions. ध्यान सुने, चार्जेस को एयर या वैक्यूम में रखेंगे तो एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी आएगी विच इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस को आप डिफरेंट मीडियम में रखेंगे तो उस मीडियम की परमिटिविटी आएगी एप्सिलॉन। यहां से एक्चुअली निकल के आता है परमिटिविटी की डेफिनेशन।
डिटेल डेफिनेशन के लिए आप थ्योरी की फाइल को रेफर करें। हाउ दिस परमिटिविटी इज डिफाइंड, ध्यान से सुने, लिखना चाहें नोट कर लें, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। Permittivity is defined as the property of nature of material of the medium which determines the electrostatic force in between the two charges. Permittivity मीडियम के मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो कि डिटरमिन करती है कि चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। क्लियर बात? एक्चुअली क्या होता है, जो परमिटिविटी रहती है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आप मटेरियल चेंज करेंगे उसकी परमिटिविटी चेंज होगी। परमिटिविटी के चेंज होने से चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स भी चेंज करता है। जैसे एयर वैक्यूम की परमिटिविटी डिफरेंट, तो एयर या वैक्यूम में फोर्सेस डिफरेंट। वाटर की परमिटिविटी डिफरेंट होगी, ऑयल की परमिटिविटी डिफरेंट होगी, ग्लास की डिफरेंट होगी, कंडक्टर्स की डिफरेंट होगी। ध्यान समझें, ये जो परमिटिविटी है इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम। डिफरेंट मीडियम के लिए परमिटिविटी डिफरेंट होगा। अब मेरे ख्याल से थोड़ी आपको फील आ रही होगी कि वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम प्रेजेंट इन बिटवीन द चार्जेस। आपने चार्जेस को एक मीडियम से दूसरी मीडियम में शिफ्ट किया, परमिटिविटी चेंज हुई, और इस परमिटिविटी के चेंज होने की वजह से चार्जेस पे लगने वाला फोर्स चेंज हो जाता है। क्लियर बात? नाउ देयर इज अ रिलेशन इन बिटवीन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसको परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम भी बोल सकते हो या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कभी कभी बोल देते हैं। इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। देयर इज अ रिलेशन इन बिटवीन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हेडिंग बनाएं, relation between permittivity of the medium and that of free space. A relation between permittivity of the medium and permittivity of free space, and this is the required relation. बिल्कुल सिंपल से टर्म्स हैं। This is permittivity of the medium. This is permittivity of air vacuum या permittivity of free space whose values, अरे याद है कि नहीं भाई साहब, बैठना नहीं है, बोलना है। यस, वेरी गुड। 8.86 10⁻12 यूनिट क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। क्लियर बात? व्हाट इज के हियर? के इज ऑल्सो कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। जैसे परमिटिविटी एक कांस्टेंट होती है ना भाई, ये गिवन मीडियम के लिए तो कांस्टेंट ही होगी ना। एयर वैक्यूम है उसकी फिक्स परमिटिविटी है, वाटर उसकी फिक्स परमिटिविटी है, कंडक्टर्स उसकी फिक्स परमिटिविटी है, ग्लास उसकी फिक्स परमिटिविटी है। तो जैसे परमिटिविटी कांस्टेंट होती है गिवन मीडियम के लिए, उसी तरह से के इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। एक्चुअली डिफरेंट मीडियम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डिफरेंट होता है। कुछ इसमें पर्टिकुलर मीडियम आते हैं जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है जिसको अपने को याद रखना है। वो वैल्यूज क्या क्या हैं लिखें ध्यान से। जी साहब, तो ये रही वो टेबल जो अपने को याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि एयर या वैक्यूम के लिए या फिर इंसुलेटर्स के लिए, जिनको हम कभी कभी नॉन कंडक्टर्स भी बोलते हैं, कि कितना होता है? इट्स 1। एक्चुअली इंसुलेटर्स क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिटेल में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी की वैल्यू समझें। सिमिलरली मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए, मेटल बोल कंडक्टर बोल, इट्स वन एंड द सेम थिंग। फिर से वही, मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कंडक्टर्स इंसुलेटर्स में क्या क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, उनकी चर्चा अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग करते रहेंगे। अभी के की वैल्यू अपने को समझना है, ठीक है बात। तो मेटल या कंडक्टर्स के लिए के कितना होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब इट्स वेरी लार्ज। एंड वाटर के लिए के इज 80। ये 3 वैल्यूज़ हैं जो अपने को एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। कई बार प्रॉब्लम्स में गिवन होता है, कई बार नहीं गिवन होता है। तो गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो और भी अच्छी बात है, अपने को याद रखना है। क्लियर बात? इस टेबल को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, यू विल फाइंड अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट कि किसी भी मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लुक एट द टेबल। यहां से हम जनरलाइज कर सकते हैं कि के इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब के की मिनिमम वैल्यू 1 होगी। किसके लिए?
एयर वैक्यूम के लिए, इंसुलेटर्स के लिए, नॉन कंडक्टर्स के लिए। के की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी, किसके लिए? कंडक्टर्स या मेटल्स के लिए। बाकी इन जनरल फॉर ऑल द अदर मीडियम के इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। ध्यान समझें, ये के की मिनिमम वैल्यू है, ये के की मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए दिस इज द रेंज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्लियर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो तो दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू दैट ऑफ फ्री स्पेस। जो मैंने डिक्टेट किया है उसको लिख जरूर लें, ध्यान सुने ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। लुक एट दिस रिजल्ट, आप साइलन अगर लिखते हो अपसाइन नॉट इंटू के, तो क्या मैं के लिख सकता हूँ अपसाइलन अपॉन अपसाइन नॉट? बस यहीं से के की डेफिनेशन होती है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू दैट ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर बात? अब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसको हम कभी कभी रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, ध्यान रखें। के जो है इसको हम लोग कभी कभी रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। कई बार प्रॉब्लम्स में आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देगा और कभी कभी रिलेटिव परमिटिविटी भी दे देगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो रिलेटिव परमिटिविटी इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू दैट ऑफ फ्री स्पेस। और थोड़ा सा रिलेट करके बता रहा हूं, जैसे हम लोग लास्ट ईयर फ्लूइड्स में पढ़े हैं रिलेटिव डेंसिटी, उसी तरह से यहां पे रिलेटिव परमिटिविटी है। ट्राई टू रिकॉल द कंसेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव डेंसिटी? Relative density of a solid with respect to liquid it is defined as ratio of density of solid to that of liquid। अरे नहीं चमका, अरे याद आया कि नहीं? सपोज कोई सॉलिड है, किसी लिक्विड में इमर्स है, सॉलिड की डेंसिटी ρs, लिक्विड की डेंसिटी ρl। तो व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड विद टू लिक्विड? आरडी बोलते हैं, आरडी आरडी आरडी, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड इट इज सिंपली डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू दैट ऑफ लिक्विड। तो जैसे हम लोग फ्लूइड में आरडी पढ़ते हैं, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेटिव परमिटिविटी आता है। तो टर्म ध्यान रखें, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलें चाहे रिलेटिव परमिटिविटी बोलें, इट इज सिंपली डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू दैट ऑफ फ्री स्पेस। सिंपल से टर्म्स हैं के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अपसाइलन आर से इसको डिनोट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी अपसाइलन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, अपसाइलन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रखना है, सिंपल से टर्म है। क्लियर बात? दूसरा पॉइंट क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इट्स अ यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी as it is a ratio of two similar quantities। Look at this, K का यूनिट क्या हो जाएगा? परमिटिविटी का यूनिट अपन परमिटिविटी का यूनिट, यूनिटलेस। K का डायमेंशन क्या होगा? परमिटिविटी का डायमेंशन, परमिटिविटी का डायमेंशन, डायमेंशनलेस। तो हमेशा ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े सवाल में काम आएंगी, ध्यान दें। तो ध्यान ये रखना है K is unit and dimensionless quantity as it is the ratio of two similar quantities। क्लियर बात? सो मूविंग ऑन, अब अपसाइलन की वैल्यू यहां से उठाएं और मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करा रहा हूं, ठीक है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ अपसाइलन इन इक्वेशन नंबर 2, so the expression is reduced in this form। अरे भाई साहब आना तो बोल, अरे चमका कि नहीं? वेरी गुड। कुछ नहीं किया है, अपसाइन की जगह अपसाइन इंटू के यहाँ से उठाओ और यहाँ पे धीरे से पुट कर दो चुपके से, ठीक है? तो अपसाइन की जगह अपसाइन इंटू के रखेंगे तो रिजल्ट इस फॉर्म में आ जाएगा। अगेन अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग रिजल्ट। इस फॉर्मूले का यूज क्या है? पहले यूज आपको समझाता हूँ। यूज ये है कि बस यही है भाई कि अगर हमने चार्जेस को किसी मीडियम में रखा हुआ है हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके, तो उस मीडियम में उन चार्जेस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां से आप निकालोगे। अगर आपने चार्जेस को एक मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उन चार्जेस पे उस मीडियम में लगने वाला फोर्स यहां से आएगा। जिस भी मीडियम में रखा है
उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दें, चार्जेस तो पता ही होंगे, उनके बीच का सेपरेशन नोन होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, पूरी दुनिया को पता है। अरे कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर, क्लियर बात। तो ये इस फॉर्मूले का यूज़ है कि अगर हमें चार्जेस के मैग्नीट्यूड पता है, सेपरेशन पता है, जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है, तो उन चार्जेस पे उस मीडियम में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसको हम यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं, क्लियर बात। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1 इन दोनों को उड़ा रहा हूँ मैं। डू इक्वेशन नंबर 3 अपॉन इक्वेशन नंबर 1। तो LHS उड़ाएंगे और RHS भी उड़ा ही लेंगे धीरे से। तो LHS उड़ाएंगे, ये मिलेगा, RHS उड़ाएंगे 10 एंड होल डिवाइड बाय 10। F अपॉन F0 आ गया 1/k, F इज F0/k। बहुत इंटरेस्टिंग आउटकम्स आने वाले हैं फ्रॉम दीज 2 रिजल्ट्स, सुने ध्यान से। यस, सो हियर वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अमेजिंग रिजल्ट। रिजल्ट इज कि अगर आप चार्जेस को एयर या वैक्यूम से किसी भी डिफरेंट मीडियम में शिफ्ट करेंगे तो उस मीडियम में उन चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स डेफिनेटली घट जाएगा। ध्यान से सुने मेरी बात। क्या मैं बोल सकता हूं कि चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये मैक्सिमम होगा व्हेन द चार्जेस आर केप्ट इन एयर और वैक्यूम। चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मिनिमम होगा इफ दे आर केप्ट इनसाइड मेटल्स और कंडक्टर्स। ध्यान से समझे मेरी बात को। अगर चार्जेस को हम एयर या वैक्यूम में बिठाएंगे तभी उन चार्जेस पे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। अगर चार्जेस को मेटल में बिठा दिया मिनिमम हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान सोचें। अभी एक छोटा सा आपको कंडीशन पढ़ाया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है किसके लिए, एयर वैक्यूम के लिए। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। ध्यान समझें। सोच, जिस मीडियम का के मिनिमम, उस मीडियम में चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। जिस मीडियम का के मैक्सिमम, उस मीडियम में चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मिनिमम हो जाएगा। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिनिमम एंड देयरफॉर एयर में ही चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। मेटल्स या कंडक्टर्स का के मैक्सिमम होता है, इसलिए मेटल्स या कंडक्टर्स में ही चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मिनिमम होगा। ध्यान समझे मेरी बात। फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर वैक्यूम के इज मिनिमम एंड देयरफॉर फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर और वैक्यूम इज मैक्सिमम। कंडक्टर्स के लिए रिवर्स हो जाएगी कहानी। फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स के क्या होगा, मैक्सिमम। इसलिए मेटल्स या कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस पे लगने वाला फोर्स लीस्ट हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रिजल्ट आप लोगों को बताता हूं, ध्यान सुने मेरी बात। अगर हम चार्जेस को एयर वैक्यूम से किसी डिफरेंट मीडियम में शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं उस मीडियम में चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स घट जाएगा। क्यों, ध्यान से सुने। अगर हम चार्जेस को एयर वैक्यूम से किसी डिफरेंट मीडियम में शिफ्ट करते हैं तो मीडियम की इन्फ्लुएंस में डेफिनेटली पार्टिकल्स पे लगने वाला फोर्स घट जाएगा। लुक एट द रिजल्ट। एयर वैक्यूम के लिए के कितना होगा, 1 मिनिमम है, फोर्स मैक्सिमम है। किसी भी मीडियम के लिए के हमेशा 1 से बड़ा होगा, के 1 से बड़ा होगा तो फोर्स अरे छोटा हो जाएगा ना भाई। अरे तो मैं चमका ही नहीं। वंस मोर, एयर वैक्यूम के लिए के कितना है, मिनिमम 1, फोर्स क्या है, मैक्सिमम। बाकी किसी भी मीडियम के लिए अरे भाई साहब के तो 1 से बड़ा हो गया, लेट्स से 2 है तो घट गया ना फोर्स, 3 है घट गया, 4 है एंड सो ऑन। और मेटल में तो कहानी निपट ही जाएगी। मेटल में के इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी निपट गया 0। अरे थोड़ा थोड़ा चमका, सुना ध्यान से, इधर से भी दे सकते हैं। इन दिस लास्ट एक्सप्रेशन व्हाट इज F0 एंड व्हाट इज F एंड व्हाट इज K। F0 है फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर वैक्यूम
F इज फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द मीडियम, और K जिस मीडियम में चार्जेस को प्लेस किया है उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ध्यान सोचें, अगर हम चार्जेस को एयर वैक्यूम से किसी मीडियम में शिफ्ट करेंगे तो मीडियम का K तो भाई साहब 1 से बड़ा हो गया। ध्यान सुने, एयर वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 थी, F की वैल्यू F0 के बराबर थी। किसी डिफरेंट मीडियम के लिए K 1 से बड़ा हो गया, से 2 है, भाई साहब फोर्स तो घट गया ना, F0/2 हो गया। K 3 है तो फोर्स घट गया ना, F0/3 हो गया। कंडक्टर है तो 1/∞ निपट गया, 0 हो गया। तो यहां से भी समझ सकते हैं कि सिंस दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर वैक्यूम एंड दिस इज फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द मीडियम। ये है एयर वैक्यूम का फोर्स, ये है मीडियम का फोर्स, और ये उसी मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बात समझ आई? तो यहां से और अच्छे से पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी कि अगर आपने चार्जेस को एयर वैक्यूम से मीडियम में शिफ्ट किया तो मीडियम में जो फोर्स होगा वो एयर या वैक्यूम के फोर्स का 1/k टाइम्स हो जाएगा, और मीडियम का K डेफिनेटली 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा तो F F0 से छोटा होगा। दिस इज द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर कि जब भी हम चार्जेस को एयर वैक्यूम से किसी डिफरेंट मीडियम में शिफ्ट करेंगे तो उस मीडियम में फोर्स घट जाता है। क्यों? क्योंकि उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है, इसलिए फोर्स घट जाता है। तो आउटकम यह है एंड रिजल्ट यह है कि चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम कब होगा? व्हेन दे आर कैप्ट इन एयर वैक्यूम। मिनिमम कब होगा? व्हेन दे आर कैप्ट इन मेटल्स और कंडक्टर्स। बाकी इन ऑल अदर मीडियम फोर्स डेफिनेटली घट जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको थोड़ा सी फील आएगी, ध्यान देना। जैसे मान लो इनिशियली मेरे पास 2 चार्जेस हैं, कहां बैठे? एयर वैक्यूम में। अब मैं क्या करता हूं, इन चार्जेस को पानी में डाल देता हूं, वाटर में डाल देता हूं। लेट्स से नाउ द सेम 2 चार्जेस कैप्ट इनसाइड वाटर। तो अब क्या मैं बोल सकता हूं, इन चार्जेस के बीच में वाटर में लगने वाला जो फोर्स होगा ये एयर या वैक्यूम के फोर्स का 1/80 टाइम्स हो जाएगा। अब समझ में आया होगा, ध्यान देना मेरी बात। दिस इज द फॉर्मूला। ये है एयर या वैक्यूम में लगने वाला फोर्स, ये है मीडियम में लगने वाला फोर्स, और ये उसी मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मतलब अगर आपको चार्जेस के बीच में एयर में लगने वाला फोर्स पता है तो किसी भी मीडियम में लगने वाला फोर्स कितना है वो निकाल सकते हैं कि एयर में लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आ जाएगा चार्जेस के बीच में मीडियम में लगने वाला फोर्स। अरे बात समझ में आ रही ना? अब ध्यान दें, जैसे सपोज आपको वाटर में लगने वाला फोर्स निकालना है, अरे तो वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दे। ग्लास में लगने वाला फोर्स निकालना है, ग्लास का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दे। अरे कंडक्टर में लगने वाला फोर्स निकालना है, कंडक्टर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दे। ऑयल में लगने वाला फोर्स निकालना है, ऑयल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दे। पॉइंट समझ में आ रहा ना? इसलिए वाटर में अभी भी आपको बताया वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, जो टेबल बताई वो आपको याद रखनी है। क्लियर बात? तो वाटर में लगने वाला फोर्स निकालने के लिए सिर्फ वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रखना है? 80। यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वाटर में चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा एयर के फोर्स के कंपैरिजन का 1/80 टाइम्स हो जाएगा। घट गया है फोर्स। चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम किसमें है? एयर वैक्यूम में। वाटर में जो लगने वाला फोर्स है वो 1/80 टाइम्स हो जाएगा। तो ध्यान बस ये रखना है कि किसी भी मीडियम में चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स घट जाता है एज कंपेयर टू दैट इन एयर और वैक्यूम। क्लियर बात? रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट एक छोटा सा और आखिरी पॉइंट और बचता है, फटाफट समझते हैं। एक्चुअली ये जो हम लोग एक्सप्रेशन निकाले थे, दिस इज फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर वैक्यूम, दिस इज फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द मीडियम, और ये उसी मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहां से हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की दूसरी डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। तो दूसरी ये आ रही है, तो पहली कौन थी? द फर्स्ट वन वाज दिस कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज क्या? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड दैट ऑफ फ्री स्पेस। ये पहली डेफिनेशन थी।
यहां से आएगी दूसरी डेफिनेशन, दिस एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस, के हो जाएगा एफ नॉट एंड डिवाइड बाय दिस एफ। तो यहां से सेकंड डेफिनेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की आती है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर वैक्यूम एंड फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द मीडियम। ध्यान रखें, this is force between the charges in air or vacuum and this is force between the charges in the medium। तो अगर आपको चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स एयर वैक्यूम का पता है, अगर आपको चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स किसी मीडियम में पता है, तो यहां से यू कैन डिटरमाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। क्लियर बात? तो अभी भी हम लोग जो कंसेप्ट पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन the two charges in the presence of medium, थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ कि बेसिकली आपका जो स्कूल का लेवल है, जेई मेंस या नीट का लेवल है, और जो एडवांस का लेवल है, इन लेवल्स में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा समझाता हूँ। राइट? जैसे मान लो मैं बोलता हूँ चार्जेस एयर वैक्यूम में बैठे हैं। कहां बैठे? एयर वैक्यूम में। तो बताओ इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना? आसान है, वॉन्ट टेक एनी टाइम। तो इनके बीच में फोर्स तुरंत आपने उड़ा दिया 1/4πε0 Q1 Q2। क्लियर बात? ये आपका स्कूल लेवल का प्रॉब्लम हो गया, बोर्ड लेवल का। अब थोड़ा सा बढ़ाता हूं, जेईई मेंस या नीट लेवल का सवाल क्या होगा? अब मैं पूछता हूं कि अगर इन्हीं चार्जेस को मैंने एक मीडियम में बैठा दिया, फोर्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके, अब बता फोर्स कितना होगा? अभी भी पढ़ लिया 1/4πε0 के। यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं और एप्सिलॉन इनटू के भी लिख सकते हैं, बिकॉज रिलेशन पढ़ चुके हैं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड दैट ऑफ फ्री स्पेस? एप्सिलॉन इनटू के। क्लियर बात? तो 1/4πε0 के Q1 Q2 r², Q1 Q2 एंड डिवाइड बाय r²। थोड़ा सा लेवल और बढ़ाता हूं, एडवांस लेवल का सवाल क्या होगा, आईआईटी लेवल का सवाल क्या होगा, ध्यान सुनना। अब सपोज मैं बोलता हूं कि ये रहे चार्जेस, राइट, एट सेपरेशन आर। सपोज चार्जेस के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडियम। सपोज स्पेस बिटवीन द चार्जेस इज पार्शियली फिल्ड। सपोज मैं एक स्लैब लेता हूं, एक मैंने रेक्टेंगुलर स्लैब ले ली, ओज थिकनेस टी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके। दिस स्लैब फिल्स पार्शियली द गैप बिटवीन दीज टू चार्जेस। ऐसे समझें कि मेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है जो कि चार्जेस के बीच का जो स्पेस है उसको कंप्लीटली फिल नहीं कर पा रहा, पार्शियली फिल करता है। तो अब बता इन चार्जेस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया? एक्चुअली में दिस इज एडवांस लेवल, ये बोर्ड्स का लेवल है, ये जेईई मेंस या नीट का लेवल, और ये है एक्चुअली में आईआईटी लेवल। दिस इज द डिफरेंस इन द लेवल। वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें और सोचें कि इस सिचुएशन में व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन दीज चार्जेस। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, विच इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर और वैक्यूम। एक हेडिंग बनाए सब लोग, इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर और वैक्यूम। इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर वैक्यूम। डिटेल के लिए थ्योरी की फाइल को आप रेफर करें, ठीक है? समझें ध्यान से, इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर वैक्यूम का मतलब क्या है। थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है, बट इट्स द मोस्ट अमेजिंग कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट के बहुत तोड़ू एप्लीकेशंस बनते हैं। सुना ध्यान से। जैसे मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 कैप्ड इन सम मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एट सेपरेशन T। क्लियर बात? Q1 Q2 है, मीडियम में बैठे हैं, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके सेपरेशन कितना है? T। So this case is equivalent to say कि these charges are not kept in the medium, they are placed in air vacuum। ध्यान दें, this case is equivalent to
कि चार्जेस आर केप्ट इन एयर और वैक्यूम। तो सवाल ये आता है कि हम किस बेस पे बोल सकते हैं कि दिस केस इज इक्विवेलेंट टू दिस केस। द बेसिस इज, द ग्राउंड इज कि दोनों ही सिचुएशन में चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो अनचेंज्ड है, वो सेम है, वो कांस्टेंट है। जितना फोर्स चार्जेस के बीच में यहां पे लग रहा है उतना ही फोर्स यहां पे लगना चाहिए। अगर चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ये अनचेंज है तो चार्जेस के बीच में एयर में जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस होता है बस इसी डिस्टेंस को हम नाम देते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर और वैक्यूम। नहीं चमका। वंस मोर, सपोज हमारे पास चार्जेस हैं, मीडियम में बैठे हैं, राइट। सो दिस केस इज इक्विवेलेंट टू से दैट कि चार्जेस मीडियम में नहीं है, चार्जेस आर इन एयर और वैक्यूम। किस बेसिस पे? बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना फोर्स चार्जेस के बीच में मीडियम में लगे अगर उतना ही फोर्स चार्जेस के बीच में एयर और वैक्यूम में भी लगे तो चार्जेस के बीच में जो एयर वैक्यूम में डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर और वैक्यूम। और ये जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इट इज गिवन बाय डी रूट के। टर्म समझे ध्यान से। दिस इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर और वैक्यूम। दिस इज व्हाट? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन द मीडियम। व्हाट इज के? इट्स अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। क्लियर पिक्चर? डेरिवेशन की अप्रोच बिल्कुल सिंपल सी है, 2 लाइन की अप्रोच है। एक बार चार्जेस के बीच में मीडियम में फोर्स निकालना है, दूसरी बार एयर में फोर्स निकालना है और दोनों को इक्वेट करा दें। हो गया प्रूव। दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं सुने। सो मैं डिक्टेट करा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाएं प्लीज, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द मीडियम इज, तो पहले हम लोग मीडियम में चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स लिख रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई शक, कोई शक, कोई शक? वेरी गुड। भाई साहब मीडियम में फोर्स क्या पढ़े हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2, हाँ डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस T है। क्लियर बात? लिखा रहा हूँ, लिखते जाएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर वैक्यूम इज, अब हवा में देखते हैं तो फोर्स इन हवा, एयर या वैक्यूम में क्या मैं बोल सकता हूँ? चार्जेस पे लगने वाला फोर्स। अरे भाई साहब हाँ ना, बीच बीच में बोलते रहो। एयर वैक्यूम में फोर्स कितना पड़ता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिस्टेंस मैंने मान लिया, आर इफेक्टिव, यही आर इफेक्टिव अपने को निकालना है। क्लियर बात? अब इसके आगे लिखें, डिक्टेट करा रहा हूँ, लिखते जाएं। सिंस फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम इज सेम एज फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर और वैक्यूम। यही तो इस केस की एसेंशियल कंडीशन है कि चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो अनचेंज होना चाहिए, वो अनअफेक्टेड रहना चाहिए। तब चार्जेस के बीच का जो एयर वैक्यूम में डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर और वैक्यूम। क्लियर? तो सिंस चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जितना मीडियम में उतना ही एयर में होना चाहिए, इसी बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर और वैक्यूम। तो F1 और F2 की वैल्यू में उड़ा रहा हूं। तो F1 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 R स्क्वायर। F2 कितना हो गया? इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R इफेक्टिव स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 निपटा दें। LHS में बचेगा एंड RHS में भी कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा, देख लें। इधर से 1/KT स्क्वायर, इधर से 1/R इफेक्टिव स्क्वायर। टर्म्स को थोड़ा सा अलट पलट लें। R इफेक्टिव स्क्वायर T स्क्वायर इंटू के, टेक आउट द स्क्वायर रूट। ये छोटा सा डेरिवेशन है। दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर वैक्यूम। और उसके काफी तोड़ू एप्लीकेशंस बनते हैं, शानदार जानदार जोरदार एप्लीकेशंस बनेंगे। इस फॉर्मूले का यूज क्या है? हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला इन द प्रॉब्लम्स? ध्यान सुने मेरी बात।
जब भी आपको चार्जेस मीडियम में दिखें, जब भी अपने को चार्जेस मीडियम में दिखें, दिख जाएं, दिखबर जाएं, उड़ा दो। We can replace this medium by air vacuum. जब भी आपको चार्जेस मीडियम में दिखें, so this case becomes equivalent to this case कि चार्जेस मीडियम में नहीं है, चार्जेस एयर वैक्यूम में बैठे हैं, और चार्जेस के बीच में एयर वैक्यूम में इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या उड़ाएंगे? टी रूट के। ध्यान दें, व्हाट इज टी हियर, व्हाट इज के हियर? तो टी इज distance between the charges in the medium. What is K here? It's a dielectric constant of the medium. आउटकम इसका ये है कि जब भी हमें चार्जेस मीडियम में दिखें तुरंत उसको उड़ा दो कि चार्जेस मीडियम में है ही नहीं। चार्जेस कहाँ हैं? एयर वैक्यूम में। मीडियम में हमें अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आता है, एयर वैक्यूम में अच्छा लगता है। तो जब भी आपको चार्जेस मीडियम में दिखें तो उसको उड़ा देना, रिप्लेस करा देना बाय एयर वैक्यूम। और एयर वैक्यूम में इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना होगा? इट्स टी रूट के। दिस इज द फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर। तो T क्या है? तो T इज डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन द मीडियम। K उसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सो दैट जितना फोर्स चार्जेस के बीच में यहां, उतना ही फोर्स यहां मिलेगा। फोर्स हमने चेंज नहीं किया है, फोर्स एसेंशियली अनचेंज्ड है, अनअफेक्टेड है। तो ये एक्चुअली में इस कंसेप्ट का यूज है। क्लियर बात? और इसी कंसेप्ट की हेल्प से अभी अभी मैंने आपको जो सवाल पूछा था उसको बनाएंगे। क्लियर बात? यस। तो अब लौटते हैं उस सवाल पे जो अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि अगर चार्जेस के बीच का जो स्पेस है उसको हम कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडियम, उसको पार्शियली फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्लैब, इन दैट सिचुएशन हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन द चार्जेस। आए और समझें। तो सब लोग एक हेडिंग बनाएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस when space between the charges is partially filled by a medium. Clear? समझे ध्यान से। सपोज अपने पास ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, इस तरह का एक स्लैब है, थिकनेस सपोज T है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। दिस स्लैब पार्शियली फिल्स द स्पेस इन बिटवीन दीज टू चार्जेस। और इस सिचुएशन में हमें बताना है कि यहाँ पे इन चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो अभी भी हम लोग जो कंसेप्ट पढ़े हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड एयर वैक्यूम, उसी का यहाँ पे यूज़ है। मेरे ख्याल से अब आप लोग ये सवाल बना लोगे। थोड़ा सा वीडियो पॉज मारें, ट्राई टू थिंक ओवर इट। समझें ध्यान से। क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या शानदार एप्लीकेशन है इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड एयर वैक्यूम का, कि दिस केस इज इक्विवेलेंट टू से कि चार्जेस एब्सोल्युटली एयर या वैक्यूम में बैठे हैं और एयर या वैक्यूम में उनके बीच का इक्विवेलेंट डिस्टेंस ये होगा R माइनस टी प्लस टी रूट के। बस इतनी बात समझ लो तो सोच लो आपका जीवन सफल हो गया। नहीं चमका? ध्यान सुने हमारी बात। हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड एयर वैक्यूम। ऐसे सोचो कि अभी इसको छोड़ दो, अभी राइट नाउ एट प्रेजेंट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड एयर वैक्यूम? R माइनस टी। R है, T डिस्टेंस का मीडियम उड़ा दे। तो अभी इस सिचुएशन में चार्जेस के बीच का एयर वैक्यूम में डिस्टेंस कितना है? R माइनस टी। तो R माइनस टी तो होगा ही होगा, प्लस T थिकनेस इन द मीडियम, T थिकनेस इन द मीडियम के करस्पॉन्डिंग एडिशनल एयर में इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना? T रूट के। इसलिए टोटल डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड एयर वैक्यूम कितना होगा? इनिशियल का R माइनस टी प्लस T रूट के। मुझे लगा ही नहीं तो मैं चमका। वंस मोर, इनिशियली एयर में डिस्टेंस कितना है? R माइनस टी, R माइनस दस टी प्लस अभी हम लोग क्या पढ़े कि अगर आपके पास चार्जेस मीडियम में हैं तो दिस केस इज इक्विवेलेंट टू से चार्जेस एयर वैक्यूम में, सो दैट चार्जेस के बीच में एयर में इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या पढ़ते थे? टी रूट के। मतलब टी डिस्टेंस इन द मीडियम के करस्पॉन्डिंग एयर में इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना होता है? टी डिस्टेंस इन द मीडियम के करस्पॉन्डिंग एयर में इक्विवेलेंट डिस्टेंस टी रूट के।
तो r माइनस टी तो पहले का था, प्लस टी डिस्टेंस इन द मीडियम करस्पॉन्डिंग एडिशनल इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर वैक्यूम कितना हो जाएगा, टी रूट के। सो टोटल चार्जेस के बीच में एयर वैक्यूम में इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना हो गया, r माइनस टी प्लस टी रूट के। नाउ दिस प्रॉब्लम इज रिड्यूस्ड इन दिस फॉर्म कि चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई स्लैब नहीं है, फिर क्या है, एब्सोल्युटली एयर वैक्यूम। और अगर चार्जेस एयर वैक्यूम में बैठे हैं तो आसानी से उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है हम लोग ले सकते हैं। तो अब इन चार्जेस पर एयर या वैक्यूम में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इट्स 1/4 Q1 Q2 अपॉन एयर वैक्यूम है तो उसकी परमिटिविटी डिस्टेंस आर इफेक्टिव जो निकाला है उड़ा दे। तो अब इन चार्जेस के बीच में कितना फोर्स, 1/4 Q1 Q2। तो एक्चुअली मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि इस सिचुएशन में इन चार्जेस पे कितना फोर्स लगेगा, उस जगह जवाब ये रहा एक्चुअली। और ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया इसको एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने को याद भी रखना है कि जब भी चार्जेस के बीच का जो स्पेस है उसको हम पार्शियली फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लैब, तो चार्जेस के बीच में एयर में इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना होता है, छप जाना चाहिए, अरे छपा की नहीं, r माइनस टी प्लस टी रूट के। दिस इज द फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर एंड बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला काफी तोड़ू एप्लीकेशंस बनते हैं। क्लियर पिक्चर। सो अब मूव करेंगे वर्कशीट पे। तो सब लोग पेज नंबर 25 में पहुंचे वर्कशीट में। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 9 अटेम्प्ट कर चुके हैं और अब अपने को अटेम्प्ट करना है 10, 11 एंड 12। तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें, टेक अ फेयर अटेम्प्ट ऑफ ऑल दीज 3 क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर बात। तो सवाल नंबर 10th में आंसर है 1.8 न्यूटन। किसने किसने बनाया, वेरी गुड। बहुत बेसिक सा सवाल है, एलिमेंट्री क्वेश्चन है कि अगर हम चार्जेस को एक मीडियम में प्लेस कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखें जब तक प्रॉब्लम में हमें कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तब तक अपने को अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि चार्जेस के बीच का जो इंटायर स्पेस है इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द हेल्प ऑफ मीडियम। अगर स्पेस पार्शियली फिल किया होगा तो वो देगा, नहीं दिया है मतलब अपने को अज्यूम करना है कि स्पेस इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द मीडियम। क्लियर बात। तो डायरेक्टली अपने को फॉर्मूला घुमाना है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द मीडियम 1/4 के Q1 Q2 r स्क्वायर 1/4 हो गया। 9 to 10⁻9 जिस मीडियम में प्लेस हैं उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया। थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखें, चार्जेस को कूलम में, डिस्टेंस को मीटर में। तो Q1 है 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, Q2 है 4 माइक्रो कूलम, माइक्रो बोलो तो 10⁻⁻6 एंड डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है कितना 10 सेंटी मतलब 0.1 मीटर। सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ तो जो है आंसर मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज k = 4। किसने कैसे बनाया भाई साहब, हाथ उठाना पड़ेगा। एलिमेंट्री सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है, आई होप सबका बन गया होगा, वॉन्ट टेक एनी टाइम। वेरी गुड। चार्जेस के बीच में एयर वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा है दिया हुआ है, उनके बीच में किसी मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है ये गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। आपको याद हो तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर वैक्यूम एंड फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम, इनमें क्या रिलेशन होता है पढ़ चुके हैं। F is F0/K, F0 फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर वैक्यूम, F is फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द मीडियम, K is उसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द मीडियम कितना 20, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर वैक्यूम कितना 80। यहाँ से थोड़ा सा जस्टिफाई भी कर सकते हैं, एयर या वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा लग रहा है, मीडियम में कम लग रहा है। हमेशा ध्यान रखें फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज मैक्सिमम व्हेन दे आर केप्ट इन एयर और वैक्यूम। मैथमेटिकली जस्टिफाइड भी है, मैक्सिमम है, यहाँ पे कम हो गया है। सवाल नंबर 12 में आंसर है 4F/9। हाथ उठाएं किसने किसने बनाया है, वेरी गुड। एक्चुअली मैं दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर और वैक्यूम, और बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत एलिमेंट्री सवाल है, ध्यान दें। तो सवाल हमें ये बोलता है कि इनिशियली हमारे पास 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं कैप्ट
आर डिस्टेंस आर, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स F दे रखा है, तो डायरेक्टली मैं फोर्स उड़ा रहा हूँ Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाय, सो दिस इज 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट एंड Q स्क्वायर डिवाइड बाय, बोल फर्स्ट इक्वेशन सबको क्लियर। अब सेकेंड केस में क्या कर रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में एक स्लैब इंसर्ट कर रहा है ऑफ थिकनेस r/2 हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4। ये वही चार्जेस हैं और इनके बीच में एक स्लैब उसने इंसर्ट करा दिया जिसका थिकनेस कितना r/2, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 4, सेपरेशन वही है। तो पूछ रहा है कि अब बता इन चार्जेस के बीच में लगने वाला नया वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा। ध्यान देना मेरी बात। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि जब भी स्पेस बिटवीन द चार्जेस इज पार्शियली फिल्ड विद द हेल्प ऑफ मीडियम, देन हाउ टू फाइंड आउट फोर्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस केस इज इक्विवेलेंट टू से कि चार्जेस आर प्लेस्ड सिंपली इन एयर और वैक्यूम, सो दैट इन चार्जेस के बीच का एयर में इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या मैं लिखूंगा, याद कराया था आपको फॉर्मूला, और याद नहीं है तो आसानी से निकाल सकते हैं। इनिशियली r माइनस टी का डिस्टेंस है एयर में, और टी डिस्टेंस इन द मीडियम करस्पॉन्डिंग एडिशनल एयर में इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना होता है t√k, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो r माइनस टी प्लस t√k, सो टोटल इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड एयर वैक्यूम इज r माइनस टी प्लस t√k। वैसे इसको अपने को एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी चार्जेस के बीच में हम स्लैब इंसर्ट करेंगे तो चार्जेस के बीच का एयर या वैक्यूम में इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस टी प्लस t√k। छप जाना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड में। सो अब केस ये हो गया कि चार्जेस सिर्फ और सिर्फ एयर या वैक्यूम में बैठे हैं, तो एयर या वैक्यूम में फोर्स कितना होगा आसानी से निकाल सकते हैं। तो नया वाला फोर्स मान लेता हूं F प्राइम में 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर, और r कितना रखेंगे डायरेक्टली उड़ा रहा हूं r माइनस डी प्लस रसस यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, t की वैल्यू r/2 उड़ा दे, k की वैल्यू 4 उड़ा दे, तो फोर्स हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर एंड डिवाइड बाय r माइनस r/2 प्लस r/2√4 एंड दस होल स्क्वायर। क्लियर बात, कुछ नहीं किया है, t की जगह r/2 उड़ा दिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह 4 उड़ा दिया। इज इट क्लियर? रेस्ट इज कैलकुलेशंस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन r/2, r माइनस r/2 विल गिव यू r/2, इधर √4 2 हो जाएगा तो 2 निपटा सकते हैं तो सिर्फ r रह जाएगा। ठीक है बात? सो दिस बिकम्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर एंड 3r/2 का स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर एंड 9r स्क्वायर बाय 4, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4। क्लियर बात? 4 ऊपर चला जाएगा, 4/9 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड Q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। So this was the initial force between the charges when there was no medium and this is the new force। तो क्या मैं बोल सकता हूँ नया वाला जो फोर्स होगा इनिशियल फोर्स का 4/9 टाइम्स हो जाएगा। एक्चुअली में व्हाट इज दिस फैक्टर, इट इज नथिंग बट द इनिशियल फोर्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सो F प्राइम इज 4/9 कैसे का, और यहाँ से जस्टिफाई भी हो रहा है कि जब भी हम चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रखेंगे, चाहे कंप्लीटली फिल करे स्पेस को या फिर पार्शियली फिल करे, चार्जेस के बीच का फोर्स घटेगा, चाहे आप मीडियम से पार्शियली फिल करें या फिर कंप्लीटली फिल करें, इनिशियल फोर्स से घट गया है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम, कि जब भी चार्जेस को एयर वैक्यूम से किसी भी डिफरेंट मीडियम में आप रखें, कंप्लीटली फिल करें, पार्शियली फिल करें, कैसे भी फिल करें, फोर्स हमेशा घटेगा। क्लियर? आज की डेट में हम लोग जो कंसेप्ट पढ़े हैं, इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर वैक्यूम एंड फोर्स बिटवीन द चार्जेस वन स्पेस बिटवीन द चार्जेस इज पार्शियली फिल्ड विद द हेल्प ऑफ स्लैब। तो इसके बहुत शानदार एप्लीकेशंस हैं और कुछ एप्लीकेशंस अपने को CDS में भी मिलेंगे। तो सब लोग CDS नंबर 1 में पहुँचे हैं बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कॉलम्स लॉ, पेज नंबर 32 एंड 33। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कॉलम्स लॉ। तो इसमें सवाल नंबर 6 एंड सवाल नंबर 10
दीज टू प्रॉब्लम्स दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। दोनों सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, मैं कोई भी एक बताता हूँ, बाकी आप अटेम्प्ट कर लेना, कुछ डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है बात। तो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें, यू टेक अ फेयर अटेम्प्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। नहीं बनता है देन यू वॉच द वीडियो, क्लियर बात। तो सवाल में बोलता है कि दो चार्जेस हैं एट ए डिस्टेंस डी, ठीक है बात। तो ये रहे अपने पास दो चार्जेस Q1 एंड Q2 एट ए सेपरेशन D, क्लियर बात। इफ अ कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस D/2 इट इज प्लेस इन बिटवीन देम। अब फिर से वही कंसेप्ट है कि इनके बीच का जो स्पेस है उसको पार्शियली फिल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ स्लैब। स्लैब का थिकनेस T कितना गिवन है, D/2। तो स्लैब को प्लेस करने के बाद उन्हीं चार्जेस पे लगने वाला नया वाला फोर्स कितना होगा। आसान सवाल है। तो दिस केस इज इक्विवेलेंट टू दिस केस कि चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, चार्जेस के बीच में एब्सोल्युटली एयर है या फिर वैक्यूम है। और इन चार्जेस के बीच का क्या मैं बोल सकता हूं, एयर या वैक्यूम में जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस होगा इट्स r - t + t रूट के। याद रखना है, कई बार यूज होगा, 12 बार यूज होगा, क्लियर बात। तो सिंस दिस केस इज इक्विवेलेंट टू दिस केस, और चार्जेस अगर एयर वैक्यूम में बैठे हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स एक्ट करेगा आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है बात। सो द न्यू फोर्स इज 1/4 ε0 Q1, क्योंकि एयर वैक्यूम है इसलिए ε0, कोई मीडियम होता तो एप्सिलॉन विच इज ε0 × k, ठीक है बात। Q1 Q2 बाय इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड एयर वैक्यूम कितना हो गया, r - t। सिमिलर प्रॉब्लम है जैसे अभी भी हम लोग लास्ट प्रॉब्लम डील किए थे। अब वैल्यूज में थोड़ा सा ध्यान रखना है, व्हाट इज t एंड व्हाट इज k। इट्स 1/4 ε0 Q1 Q2। r यहाँ पे क्या है, तो r इनिशियल सेपरेशन था विच इज d हियर। तो r की वैल्यू हम लोग क्या उड़ाएंगे, d माइनस t इज थिकनेस कितना गिवन, D/2। फिर से t थिकनेस कितना, D/2। रूट k कितना रखेंगे। वीडियो थोड़ा सा पॉज मारें, थोड़ा सा सोचें, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k हियर। वैसे प्रॉब्लम में हिंट दिया हुआ है कॉपर इज अ कंडक्टिंग मीडियम, बट अपने को याद रखना कॉपर क्या है, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर है, मेटल है, थ्योरी में आपको पढ़ाया जा चुका है मेटल या कंडक्टर के लिए कितना इन्फिनिटी। इसलिए बताया वो जो टेबल है वो अपने को याद रखनी है। एयर या वैक्यूम के लिए कितना, मेटल से कितना, वाटर के लिए कितना, याद रहेगा, वेरी गुड। तो कॉपर है, कंडक्टर है, मेटल है, इसके लिए कितना रखेंगे, इनफाइनाइट। सॉल्व करेंगे 1/4 ε0 Q1 Q2, दिस बिकम्स D/2 प्लस, अब D/2 इंटू रूट इन्फिनिटी, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है। सी इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी इंटू एनी वैल्यू इन्फिनिटी। अब D/2 प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, 1/∞ निपट गया, समझ में आ रहा ना। इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी इंटू एनीथिंग इन्फिनिटी प्लस कुछ भी करेंगे इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी का भी स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, 1/∞ इज 0। तो अगर आपने चार्जेस के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रख दिया तो चार्जेस के बीच में फोर्स वैनिश हो जाएगा। किसने सवाल को बनाया था करेक्टली, वेरी गुड। सो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अगेन अ वेरी अमेजिंग टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तब तक पढ़ाई करते रहें, CDS बनाते रहें, डाउट्स पूछते रहें, काइनेमेटिक्स रिवाइज करते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You can like, comment, share and subscribe this video, and you can also share this video with your friends. And for more videos, stay tuned, stay connected and keep studying. Thank you.